अगर ये प्रेम है तो धर्मांतरण की जरूरत क्यों? अगर ये प्रेम है तो हमेशा इस्लाम में धर्मांतरण का दबाव लड़कियों पर क्यों? अगर ये प्रेम है तो लड़कियां हमेशा हिंदू क्यों? अगर हम लीगल टर्म में कहें तो ये एक पैटर्न है डोमिनेंट कम्युनल जेंडर क्राइम का। पूरे एजेंडे को इस्लामोफोबिया बता देते हैं और उसी लेंस से देखकर उसको दबाने का प्रयास करते हैं कि जब यूके की ग्रूमिंग गैंग्स की बात होती है तब ये बीबीसी मौन हो जाता है। हम मासूम बच्चियों की बात कर रहे हैं। कम से कम मासूम विक्टिम्स को रेडिकल धार्मिक चश्मे से देखना बंद करिए और धर्म की परिधि के ऊपर उठकर विक्टिम्स को विक्टिम मानिए। कोई अब्राहमिक रिलीजन में यानी यहूदी या क्रिश्चियन लड़की जब किसी मुस्लिम लड़के के साथ शादी करना चाहती है, लड़का उसके साथ शादी करना चाहता है, तो कलमा पढ़वाकर धर्मांतरण करना मैंडेटरी नहीं होता। लेकिन जब वो नॉन अब्राहमिक रिलीजन की लड़की है तो कलमा पढ़वा के पहले धर्मांतरण करना अनिवार्य है। मेरा कहना यह है कि अगर ये रोमांस है, अगर ये प्रेम है, तो इसमें धर्मांतरण की शर्त क्यों? कभी ये भी तो करिए कि किसी मुस्लिम लड़के को मुक्त कर दीजिए कि जा तू धर्मांतरित होकर मंदिर में शादी कर ले इस लड़की के साथ। इमोशनल मूवमेंट के समय बनाए गए लैंगिक संबंध कार की श्रेणी में आते हैं। ये बात पूरी दुनिया का कानून मानता है। फिर इस प्रकार के कम्युनल जेंडर क्राइम को हम प्रेम रोमांस कैसे मान सकते हैं, ये सवाल है। और जो लोग इस सारे मामले को लव जिहाद को इस्लामोफोबिक बता के पूरे दुनिया में बदनाम भारत को कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहें? वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। नमस्कार, पांचजन्य में आपका स्वागत है। आज हम बात उस मुद्दे की करेंगे जो देश भर में कई बार विवाद बनता है लेकिन सच भी है। एक केस से शुरुआत करते हैं जो हाल ही का है, जहां पर उत्तर प्रदेश में एटीएस ने कन्वर्जन के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन, जिसको कि झांगुर बाबा बोला जाता है, उसे बलरामपुर से गिरफ्तार किया। वो खुद को हाजी पीर जलालुद्दीन बताता था। जांच में खुलासा हुआ कि वो हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर जबरन जो है कन्वर्जन कराता था। हर जाति की लड़कियों के रेट फिक्स कर रखे थे और फर्जी संस्थाओं के नाम पर 40 बैंक अकाउंट खुलवाए थे। विदेशी फंडिंग का मामला भी यहाँ पर सामने आया। ठीक इसी तरह का मामला कुछ दिनों पहले इंदौर में भी आया था, जहां पर साफ तौर पे दिखाई दे रहा था कि वहां पर एक व्यक्ति था जो कि कांग्रेस का व्यक्ति था। वो किस तरह से लड़कियों को बहला फुसला कर पूरा एक गैंग चलता था। इसी तरह का मामला भोपाल में देखने को आया, जहां कॉलेज की लड़कियों को बकायदा चिन्हित करके फंसाया जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था, उनके वीडियोस बनाए जाते थे। सब में कॉमन बात यह है, फंसाने वाले मुस्लिम होते थे और फंसने वाली लड़कियां हिंदू होती थीं। और फिर शादी का दबाव बनाया जाता था। और यही बात है जिसकी वजह से हम ये कहते थे कि ये लव जिहाद का मामला है। लेकिन जैसे ही लव जिहाद बोलो तो देश में कई ऐसे लोग हैं जो उठकर सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि ये प्यार के दुश्मनों की भाषा है। लेकिन वाकई में क्या ये प्यार के दुश्मनों की भाषा है और इसका सच क्या है, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य श्री प्रियांक कानूनगो जी। प्रियांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मैंने कुछ ये इसी महीने के 1-2 महीने के अंदर के जो केसेस डिस्कस किए हैं, इसके अलावा भी बहुत लंबी फहरिस्त है। पांचजन्य के जो दर्शक हैं उनको हम ये भी बता दें कि पांचजन्य ने तो पूरी मुहिम चलाई है। आप लव जिहाद से जुड़ी हुई जो खबरें हैं पांचजन्य की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैगजीन में भी हमने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर के साथ कवर किया, क्योंकि एक समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब इन घटनाओं की अगर हम ये बात करें तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, ये जो घटनाएं मैंने बताई, क्या इन्हें आइसोलेटेड केसेस माना जाए या फिर हम ये माने कि इसके पीछे एक सुव्यवस्थित एक एजेंडा चल रहा है और ये सामाजिक बनावट पर हमला करने की एक संगठित साजिश है? देखिए, ये जो क्राइम का पैटर्न है ये आज का नहीं। मैं इसको उतना पीछे ले जाना चाहता हूं जितना पीछे पहला जिहादी आक्रांता भारत में आया था, वहां तक। हम सबको मालूम है कि मोहम्मद बिन कासिम ने गजवाए हिंद की नीयत से पहली बार भारत के ऊपर आक्रमण किया। हम सबको मालूम है कि राजा दाहिर उस वक्त सिंध के राजा थे जिन्होंने प्रतिकार किया और एक युद्ध में वो हार गए। हम सबको पता है कि राजा दाहिर की 2 बेटियों को खलीफे के सामने
पेश करने के लिए, जिससे कि वो अपनी जिस्मानी भूख उन लड़कियों से मिटा सके, भेजा गया। अब बात ये आती है कि इस तरीके के कम्युनल जेंडर क्राइम को ग्लोरीफाई कैसे किया जाता है। यहाँ बात जो आपने सारी कही वो क्राइम और क्राइम को ग्लोरीफाई करने को लेकर के। दारुल उलूम देवबंद से संबद्ध एक देवबंदी मदरसे में मुझे एक किताब मिली जो मोहम्मद बिन कासिम के ग्लोरिफिकेशन की किताब है, जिसमें ये जो वाक्या है कि राजा दाहिर सेन की लड़कियों को जब भेजा गया तो किस तरीके से महिमा मंडित करके ये देवबंदियों की किताब ने बताया है, मैं आपका और दर्शकों का ध्यान वहां आकर्षित करना चाहूंगा। वो किताब ये लिखती है कि मोहम्मद बिन कासिम अपनी बहनों की तरह उनको वहां लेकर के गया। हम सबको पता है कि नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण की नीयत से उनको ले जाया गया, लेकिन महिमा मंडन ऐसे कर दिया। अभी हाल ही में ऐसा ही एक मामला हमने दिल्ली में देखा। कई वर्षों तक राखी बंधवाकर अपराधी ने एक दिन उस लड़की को मार दिया। तो बात यह है कि ये मामले हजारों साल से चले आ रहे हैं और इनको अलग 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 तरीके से ग्लोरीफाई किया जाता रहा है। मलिक गफूर ने जब रावल राजा को मारा, उनको और उनकी दोनों पत्नियों को किडनैप किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक पत्नी का धर्मांतरण इस्लाम में कराया, खुद की बीवी बनाया, एक दूसरी पत्नी का धर्मांतरण इस्लाम में करवाया, खुद के बेटे की बीवी बनाया। अब यहाँ सवाल ये है कि ये प्रेम है या अपराध है, या अपराध के ऊपर प्रेम का मुलम्मा है। तो मेरा कहना यह है कि अगर ये निश्चल प्रेम है तो आप संवैधानिक व्यवस्था से चलिए। कोई प्रेम अपनी परिणति को प्राप्त करने के लिए आस्था की कुर्बानी कैसे मांग सकता है? अगर ये प्रेम है तो धर्मांतरण की जरूरत क्यों? अगर ये प्रेम है तो हमेशा इस्लाम में धर्मांतरण का दबाव लड़कियों पर क्यों? अगर ये प्रेम है तो लड़कियां हमेशा हिंदू क्यों? अगर ये प्रेम है तो इसमें रिंग्स क्यों बनाए जाते हैं, अनेक सारे लोग शामिल क्यों होते हैं? अगर ये प्रेम है तो कम उम्र की लड़कियों को टारगेट करके, उनका यौन शोषण करके, वीडियो बना के, ब्लैकमेल करके, धर्मांतरित करके निकाह पढ़वाने की तैयारियां क्यों? अगर ये प्रेम है तो संविधान की दी हुई व्यवस्था में आप जो मैरिज एक्ट्स बने हुए हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट जो बना हुआ है, उसमें जाइए। क्यों प्रेम की परिणति धर्मांतरण करवा के, कलमा पढ़वा के, निकाह पढ़वाने तक जाती है? और अगर ये प्रेम है तो कभी इसमें घर वालों की मर्जी शामिल करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? तो कुल मिलाकर के इस पूरे के पूरे अपराध के मॉडस ऑपरेंडी को अगर हम लीगल टर्म में कहें तो ये एक पैटर्न है डोमिनेंट कम्युनल जेंडर क्राइम का। ये सांप्रदायिक लैंगिक अपराध हैं जो केवल हिंदू लड़कियों के विरुद्ध इस्तेमाल किए जाने की एक प्रक्रिया में है, जैसा कि आपने बताया। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक बात कहूंगी, जैसे बीबीसी की एक रिपोर्ट है जिसका शीर्षक आप सुनेंगे तो वो है लव जिहाद, द इंडियन लॉ थ्रेटनिंग इंटरफेथ लव। और इससे भी आगे बढ़ते हुए जो इस्लामिक देश केंद्रित मीडिया जैसे अल जजीरा है, उसकी एक रिपोर्ट है, वो अपनी रिपोर्ट की हेडिंग रखते हैं लव जिहाद वॉर ऑन रोमांस इन इंडिया, जिसमें यह लिखा जाता है कि हिंदू राइट विंग ग्रुप्स रन कैंपेन अगेंस्ट व्हाट दे से इज मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी टू कन्वर्ट हिंदू गर्ल्स इनटू इस्लाम। तो मेरा यहाँ पे प्रश्न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, विशेष रूप से अगर हम अल जजीरा या फिर बीबीसी जैसे मीडिया की बात करें, ये जो इस्लामी देशों में भी काफी प्रभाव रखती हैं, इस तरह की जो है ये पूरे एजेंडे को इस्लामोफोबिया बता देते हैं और उसी लेंस से देखकर उसको दबाने का प्रयास करते हैं। क्या ये एक ट्रांसनेशनल नैरेटिव मैनेजमेंट नहीं है जिसमें आप देखें तो भारत को बदनाम करने की कोशिश की जाती है? हाँ भाई, और ये आज से थोड़ी हो रहा है। जैसा मैंने अभी आपको कहानी सुनाई कि मोहम्मद बिन कासिम को ये बता दिया गया कि वो लड़कियों को बहन बना के ले गया,
ये आज की कहानी नहीं है। ये वही कहानियां हैं जो बोलते हैं कि एक रानी ने एक मुगल सम्राट को जो है, एक मुगल बादशाह को जो है राखी भेजी थी और इस कारण राखी का त्योहार मनाया जाता है। तो ये नैरेटिव डेवलपमेंट करके क्राइम को ग्लोरीफाई करने के तरीके हैं। यहां मैं उलट बात करता हूं। हिंदू इस तरीके के क्राइम से प्रभावित होने वाले एक नॉन अब्राहमिक रिलीजियन के लोग हैं। मैं नॉन अब्राहमिक रिलीजियन बड़ी जिम्मेदारी से सोच समझ के यहाँ इसलिए बोल रहा हूं कि जब यूके की ग्रूमिंग गैंग्स की बात होती है तब ये बीबीसी मौन हो जाता है। जब यूके की ग्रूमिंग गैंग्स की बात होती है तब ये यूरोपियन मीडिया जो इस प्रकार की रेडिकल मानसिकता का समर्थन भारत में करता है, खुद के गिरेबान में झांकते समय ये मौन हो जाता है, ये चुप हो जाता है। मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में, यूके में जो ग्रूमिंग गैंग्स काम कर रही हैं, जो ब्रिटिश मूल की, यूरोपियन मूल की क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट करके पीडोफाइल्स का शिकार बनाती हैं, उनके मल्टीपल रेप्स होते हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक वही मॉडस ऑपरेंडी तो भारत में है। जब हम भारत में इसको सांप्रदायिक लैंगिक हिंसा बोलते हैं तब इनको क्या तकलीफ है? भाई विक्टिम तो यूनिफॉर्मली विक्टिम है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि सऊदी में विक्टिम का नाम विक्टिम अलग प्रकार का हो जाएगा, अमेरिका में विक्टिम अलग प्रकार का हो जाएगा। रेप विक्टिम की बात कर रहे हैं हम, मासूम बच्चियों की बात कर रहे हैं। कम से कम मासूम विक्टिम्स को रेडिकल धार्मिक चश्मे से देखना बंद करिए और धर्म की परिधि के ऊपर उठकर विक्टिम्स को विक्टिम मानिए। सबसे बड़ी आवश्यकता आज की तारीख में ये। दरअसल होता ही है कि जब हम लव जिहाद बोलते हैं तो जैसे बीबीसी या इस तरह की विचारधारा रखने वाले लोग ये कहते हैं कि ये राइट विंग के विचारधारा, प्यार के दुश्मन है ये लोग। इनको जो है इंटरफेथ या इंटर रिलीजन मैरिज में जो है दिक्कत आती है, इसलिए ये इस तरह की बात करते हैं। अगर सही तौर पे बताई जाए परिभाषा लव जिहाद की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कानून बना, मध्य प्रदेश में भी बना, तो एक परिभाषा तय की गई है कि क्या होता है लव जिहाद। क्या क्या चीजें इसमें आती हैं जो ये बताती हैं कि ये लव जिहाद है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमने पहले स्पेशल मैरिज एक्ट की और उसकी तुलना की, और मैं नॉन अब्राहमिक रिलीजन जोड़ दे के इसलिए बोलता हूँ, कोई अब्राहमिक रिलीजन में यानी यहूदी या क्रिश्चियन लड़की जब किसी मुस्लिम लड़के के साथ शादी करना चाहती है, लड़का उसके साथ शादी करना चाहता है, तो कलमा पढ़वाकर धर्मांतरण करना मैंडेटरी नहीं होता। वहाँ ये मैरिज, ये निकाह अलाउड है। लेकिन जब वो नॉन अब्राहमिक रिलीजन की लड़की है तो कलमा पढ़वा के पहले धर्मांतरण करना अनिवार्य है। मेरा कहना यह है कि अगर ये रोमांस है, अगर ये प्रेम है, तो इसमें धर्मांतरण की शर्त क्यों? और धर्मांतरण की शर्त पे आस्था की कुर्बानी हिंदू लड़की ही क्यों दे? भाई कभी ये भी तो करिए कि किसी मुस्लिम लड़के को मुक्त कर दीजिए कि जा तू धर्मांतरित होके मंदिर में शादी कर ले इस लड़की के साथ, या तुम दोनों जाओ स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर लो। तो बात, और यहाँ बात जिन लड़कियों की हो रही है वो 15 साल की, 16 साल की, 14 साल की, 13 साल की, 12 साल की लड़कियां हैं। यहाँ 16-17 साल की कॉलेज जाने वाली वो लड़कियां हैं जिनको रैगिंग से बचाने के नाम पे शेल्टर दे के ग्रूम किया गया। मैं बार बार बात करता हूं कि जब ये कम्युनल जेंडर क्राइम किए जाते हैं तो इसमें ग्रूमिंग शामिल है। आप किसी के विचारों के ऊपर इस प्रकार डोपामाइन हावी कर देते हैं कि वो अपने निर्णय लेने की स्थिति के लिए स्वतंत्र नहीं है, वो अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता उस समय जब वो किसी भी प्रकार के वैचारिक अतिरेक में है। तो उसको अगर सामान्य बुद्धि की क्षमता से निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं मिल रही है तो ये गंभीर किस्म का अपराध है जो उसके लैंगिक शोषण के लिए रास्ता देता है। आप एक बार इस कहानी को पलटिए। जब हम बात कर रहे थे मीटू अभियान की, मीटू अभियान में जब जब ऐसे यौन संबंध बनाए गए जब विक्टिम महिला निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है या ऑफिस में काम करते हुए अपने बॉस के प्रभाव में है या
वो एक कमज़ोर क्षण होता है या एक इमोशनल मूवमेंट होता है। इमोशनल मूवमेंट के समय बनाए गए लैंगिक संबंध बलात्कार की श्रेणी में आते हैं, ये बात पूरी दुनिया का कानून मानता है। फिर इस प्रकार के कम्युनल जेंडर क्राइम को हम प्रेम रोमांस कैसे मान सकते हैं, ये सवाल है। आपने ग्रूमिंग गैंग की बात की, बहुत देर से ही सही पर यूके की सरकार ने इसे लेके सख्त कानून बनाया और अब इन गैंग्स पर कार्रवाई भी चल रही है। तो क्या भारत में भी अगर हम देखते हैं अजमेर से लेकर या भी इंदौर, ये भोपाल, ये पैटर्न वही ग्रूमिंग गैंग वाला है, तो उनके लिए क्या सख्त एक केंद्रीकृत कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है? डेफिनेटली कानून की आवश्यकता है, लेकिन ये विषय राज्यों का है। हम्म इस प्रकार के कानून बनाना राज्य की परिधि के भीतर आता है, तो राज्य सरकारों को अपने यहाँ लड़कियों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से कानून बनाना चाहिए और ये होना चाहिए। दूसरी बात जो यहाँ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जिन राज्यों में कानून बन गए, मामले तेजी से प्रकाश में आ रहे हैं और हमको पता चल पा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में कानून का सख्ती से क्रियान्वयन हो रहा है, हाँ। इसलिए मामले लगातार सामने आ पा रहे हैं। महाराष्ट्र में हमको इस तरीके के कानून की सख्त आवश्यकता है। हमको कई सारे राज्यों में इस तरीके के कानून की सख्त आवश्यकता है। राज्य सरकारों को इस दिशा में आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ये जो पूरा आपने बताया, जैसे कि हम ग्रूमिंग गैंग की भी बात कर रहे थे ना, कि वहां पे ज्यादातर जो थे वो पाकिस्तानी मूल के नागरिक निकले जो ग्रूमिंग गैंग चलाते हैं, और अब ये तो सामने आ ही चुका है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो जैसे अभी मध्य प्रदेश की जब मैं बात करी थी ना, इंदौर के केस में ये कांग्रेस पार्षद थे अनवर कादरी, और जिसको अनवर डकैत के नाम से जाना जाता है। इसने अपने 2 गुर्गे थे इसके, साहिल शेख और अल्ताफ खान, और 1-1 लाख रुपए दिए थे जिससे कि हिंदू लड़कियों को शादी करने के लिए फंसाया जाए और फिर उनको देह व्यापार में धकेल दिया गया। ऐसे मामलों में अक्सर एक पूरी लॉबी सक्रिय हो जाती है जो लव जिहाद को इस्लामोफोबिया बना के भी पेश करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कुछ राजनीतिक दल जो हैं वो इस चीज का फायदा भी उठाते हैं, और ये जो आंकड़े जो हम पिछले दिनों देख रहे हैं, क्या ये केवल संयोग है या इस तरह के गिरोह और गैंग की कोई सुव्यवस्थित व्यवस्था और एजेंडा है? देखिए, जब आपने पाकिस्तान का नाम लिया यूके के कॉन्टेक्स्ट में, तो मैं ये कह सकता हूँ, उन्मादी भीड़ का वो देश है। अतिवादी, अतिरेकवादी, जिहादी, रेडिकल, कट्टरपंथी, ऐसे लोग जो किसी भी जगह की जमीन को कब्जा लेना चाहते हैं, उनका देश है। हाँ। यहाँ मुझे पांचजन में ही पढ़ा हुआ एक एडिटोरियल याद आता है। पांचजन के एक एडिटोरियल में एक वैज्ञानिक का जिक्र है, जैन गुडेल का, और उनका अध्ययन ये बताता है कि उन्होंने चिंपांजियों के ऊपर काफी अध्ययन किया, और चिंपांजियों के जो कबीले की तरह जो परिवार होते हैं, उनके बारे में उनका कहना ये है कि जब एक कबीला या एक ग्रुप चिंपैंजियों का दूसरे ग्रुप के ऊपर हावी होता है, कब्जा करता है, तो नर को मार दिया जाता है और मादाओं को कब्जे में ले लिया जाता है। जी। मैं विज्ञान में मानने वाला व्यक्ति हूँ, डार्विन की थ्योरी को मानता हूँ। मनुष्य की उत्पत्ति वानरों से हुई, मनुष्य का विकास जो है वो वानरों से हुआ। चिंपैंजी हमारे पुरखे थे। कुछ मनुष्य अभी भी विकास से दूर रह गए, इवॉल्व नहीं हो पाए, जानवर रह गए हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि आदमियों को मार दो और औरतों पे कब्जा कर लो। तो ये पाकिस्तानी जो है वो इसी मानसिकता से ग्रसित लोग, जो वहां पे ग्रूमिंग गैंग चला के इस प्रकार लड़कियों पे कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ तक अब ये कौन सी बात होती है कि यहाँ कहा जाता है कि काफिर जो औरतें हैं उनकी कोख को जो है अपने वीर से भर दो। कितनी गंदी बातें हैं ये। लेकिन ये गंदी बातें, ये गंदा साहित्य, ये गंदे विचार कम उम्र के लड़कों के मन के भीतर भर दिए जाते हैं और उसकी परिणति इस तरीके की क्राइम होते हैं। आप अभी हाल ही में भोपाल से आए हैं, वो पूरा केस देख कर आए हैं। अगर हम पांचजन्य के माध्यम से आप बताएंगे कि जो ये जो जिहाद के केसेस, लव जिहाद के केसेस वहां पर देख रहे हैं, किस तरह से लड़कियां इसमें फंसती हैं और परिवार पूरा ही बर्बाद हो जाता है, तो इससे बचने का कोई तरीका है और किस तरह की कार्रवाई इन लोगों को करना चाहिए अगर जब इस तरह का मामला सामने आता है, क्योंकि कई लोग तो सामने ही नहीं आ पाते हैं? देखिए, मेरे जो अनुभव है इस तरीके के केसेस को जांच करने को लेकर के, उसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जो दर्शकों के लिए खास तौर पे काम की है। इनके टारगेट पे होते हैं वल्नरेबल लड़कियां।
अब लड़कियां वनरेबल वो होती हैं जिनके परिवार में किसी ना किसी प्रकार की कमी होती है। बहुत सारे केसेस में वे बच्चियां या तो जिनकी माँ नहीं है या जिनके पिता नहीं है या माता पिता दोनों नहीं, वो इनका टारगेट बनी। ऐसे परिवारों की बच्चियां जहां परिवार में संवाद की कमी है, वो इनका टारगेट बनी। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में जब इस प्रकार की एक गैंग पकड़ाई, तब मेरी उन बच्चियों से बात हुई। बच्ची ने मुझे बताया कि वो ये समझ गई थी कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकी। मैंने उससे पूछा, बेटा तुमने ये बात किसको क्यों नहीं बताई? तो उसने मुझे जो बताया, उसने ये बताया कि उसके पिता नहीं हैं, रिश्तेदारों के यहाँ माँ के साथ रहती है, और उसको भय इस बात का था कि अगर उसने ये बात बताई कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो कहीं उसका जबरदस्ती विवाह ना करा दिया जाए किसी दूसरे हिंदू लड़के से। वहां पे उस इलाके में चाइल्ड मैरिजेस भी प्रवेश करती हैं। तो लड़कियों के सामने अपने जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियां होती हैं। इस मामले में फंसने के बाद, बताने के पहले जी। मल्टीपल टाइम्स शोषण का शिकार होती हैं, और ये ब्लैकमेलिंग उनको मल्टीपल लोगों द्वारा यौन शोषण की तरफ घसीटने का काम करती है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, वो ये है, कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई व्यवस्था घर के अंदर घुसकर लड़कियों का संरक्षण नहीं कर सकती। अगर हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारा घर, माँ बाप के रूप में हम, भाई बहन के रूप में हम सब, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, इतनी बड़ी परिवार व्यवस्था में अगर हम अपनी बच्चियों का विश्वास अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम अपनी बेटियों के दोस्त नहीं बन पा रहे हैं, तो हम उनको शोषण की तरफ धकेल रहे हैं। जिस घर में बेटियों से ये पूछना बंद हो जाता है कि स्कूल में टिफिन तुमने अपनी जिन सहेलियों के साथ शेयर किया तो क्या क्या खाया, जब बच्चियों के साथ ये बात होना बंद हो जाती है कि बस में आज क्या क्या हुआ स्कूल जाते वक्त, जब बच्चियों के साथ ये बात होना बंद हो जाती है कि बेटा आज कॉलेज में नया क्या हुआ, जब बच्चियों के साथ ये बात होना बंद हो जाती है कि जो मूवी तुम देखने गए थे उस मूवी की स्टोरी के बारे में कुछ बता दो, जब बच्चियों के साथ ये बात होना बंद हो जाती है कि ट्यूशन जब तुम जाते हो तो तुम्हारे कौन कौन दोस्त तुम्हारे साथ जा रहे हैं। मैं पुलिसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साफ साफ कह रहा हूं कि जब मैं मेरी बेटी को जाकर घर ये बताऊंगा कि आज ऑफिस में ये लोग मिलने मुझसे आए, जब मैं मेरी बेटी को जाके बताऊंगा कि आज मैंने 5 जन के दफ्तर में जाकर के उनके स्टूडियो में तृप्ति जी के साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, बड़ा मजा आया, तब मेरी बेटी मुझे बताएगी कि उसने अपने दोस्तों के साथ आज खाने में क्या क्या शेयर किया। जब मैं अपने बच्चों के प्रति ओपन होऊंगा तब बच्चे मेरे प्रति ओपन होंगे। सबसे बड़ा दुश्मन जो इस समय परिवारों का बना हुआ है वो सोशल मीडिया बना हुआ है। मैं बार बार ये बात दोहराता हूं कि हम सब साइलोज में चले गए। हम सब मतलब हम सब। माँ बाप अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटीज बच्चों से छिपाना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चे उनको बताएंगे। क्यों बताएंगे? मैं बड़ा खुलकर और थोड़ा बुरा लगने वाली तल्ख बात बोलूंगा। जो लंपट स्वभाव के पुरुष दूसरों की पत्नियों को, दूसरे घर की महिलाओं को वल्गर डांस करते हुए रील्स पर देखने का आनंद लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, इनकी जो एल्गोरिथम है वो ये है कि जब उनके घर की महिलाएं वीडियो डालती हैं, जब उनकी पत्नी वीडियो डालती है, जब वो वीडियो डालते हैं तो वो किसी दूसरे राज्य में देखा जाता है। ये वाइस वर्सा है। अपने बच्चों के साथ अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटीज को साझा करिए। आज कितने परिवार ऐसे हैं जो वन फैमिली वन पासवर्ड के सिद्धांत को यूज करते हैं। एक माता पिता अपने बच्चों के साथ अपना सोशल मीडिया पासवर्ड शेयर क्यों नहीं कर सकते? जब वो खुद करेंगे तो बच्चे करेंगे,
जिस दिन परिवारों में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी उस दिन बच्चियां सेफ हो जाएंगी। संवाद भी जरूरी है और ये ट्रांसपेरेंसी भी बहुत जरूरी है। कि ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि अगर आपस में बच्चे शेयर करेंगे तो इस तरह की चीजों से बच सकते हैं, क्योंकि भले उन्हें आइडिया ना हो लेकिन घर के बड़ों को तो अंदाजा होता बच्चों है को ना। नहीं पता ना भाई। देखिए एक बात बताइए, बच्चा जब स्कूल से आता है या बच्चा खेल के मैदान में जाता है तो मुझसे पूछ सकते हैं कि तुम किसके साथ स्कूल गए थे, आज क्या हुआ स्कूल में। सोशल मीडिया पे आप कैसे पूछोगे? कितनी बार तो ये जो आइडेंटिटी छुपा के कम्युनल जेंडर क्राइम किए जा रहे हैं उसमें मल्टीपल केसों में हम्म सोशल मीडिया की फेक आइडेंटिटी का यूज किया जाता है। ये एक मोडस ऑपरेंडी है, ये एक अपराध का तरीका है। आपने कुछ ऐसे भी एनजीओज या देखे हैं या इस तरह के लोग जो विदेशी फंडिंग, क्योंकि जो अभी झंगूर वाला मामला सामने आया उत्तर प्रदेश में, इतने लाखों रुपए विदेशी फंडिंग से आते हैं, तो ये क्या इस तरह के मामले भी आपके सामने आए हैं? अभी रिसेंटली जो भोपाल का केस है उसमें हमने ये पाया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन तह तक नहीं जा पाई है। भाई जो लड़का मुख्य आरोपी बनाया गया है उसका बाप तो ड्राइवर है और उससे उसका व्यवसाय पूछा तो उसने बताया कि डीजल चुरा के बेचता हूँ। अब डीजल चुरा के बेचने वाला लड़का 3 लाख की बाइक मेंटेन करके लड़कियों को प्रभावित कैसे कर सकता है? पूरी की पूरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उस बाइक की बात ही नहीं की। इस क्राइम में बाइक वाज द टूल यूज्ड इन द क्राइम टू इन्फ्लुएंस द यंग चिल्ड्रन। वो बाइक अपराध में प्रयुक्त साधन है। पूछिए हर 1 साल में बाइक बदलने पैसा कहां से आता है? इन सारे केसेस में बाइक एक साधन है, इन सारे केसेस में मोबाइल फोन एक साधन है, इन सारे केसेस में उसकी जेब में रखा हुआ पैसा लड़कियों को इन्फ्लुएंस करने का एक साधन है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन वहां तक जाना चाहिए। इसलिए रिसेंट केस में हमने री इन्वेस्टिगेशन बाय द एनएचआरसी टीम रिकमेंड किया है। ये भोपाल वाले केस में किया है, क्योंकि ये जो अभी एटीएस वाला मामला उत्तर प्रदेश का है, साफ बता रहा है कि पैसा बाहर से आ रहा है। आता है लेकिन एक जैसा आपने भी बताया कि लड़कियों का किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है और इस तरह से लोग जो लड़के हैं वो पैसा उनके पास आता है, बाइक वगैरह यूज करते हैं। लेकिन कुछ एक चीजें यहाँ पे बड़ी हैरानी की होती है। एक संस्था का नाम है, आसिफ इकबाल की संस्था है, धानक ऑफ ह्यूमैनिटी, जो अपने आप को इंटरफेथ हार्मनी का झंडा बदार बताती है। उनका कहना है कि हम उनके लिए काम करते हैं। लेकिन सच ये है कि ये संस्था उन हिंदू मुस्लिम कपल्स की कानूनी मदद के नाम पर काम करती है, जहाँ अधिकतर मामलों में लड़की हिंदू होती है, लड़का मुसलमान होता है, और ये कम्युनल हार्मनी के नाम पर उनकी मदद करते हैं कि अगर आपने शादी कर ली और अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो हम आपकी मदद करने के लिए आएंगे। इसमें अगर देखा जाए ना तो 52% मामले जो इनके पास आते हैं उसमें लड़की जो है वो हिंदू होती है, लड़का जो होता है वो मुस्लिम होता है। कि ये एक तरफा आंकड़े आपको क्या बताते हैं? जब इस तरह की संस्थाएं इनको सहयोग करती हैं और ये एक तरफा आंकड़े दिखाई देते हैं तो ये क्या इशारा करते हैं? ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइम का एक तरीका है। ये अपराध के इर्द गिर्द एक नैरेटिव खड़ा कर देना। फॉर एग्जाम्पल, जब नक्सली सीआरपीएफ के ऊपर गोली चलाता है, एम्बुश लगाता है, आईईडी लगा के सीआरपीएफ के जवानों को मारता है, तब दिल्ली में बैठे उनके नक्सली समर्थक उसको जंगे आज़ादी बताते हैं। ये ठीक उसी प्रकार का क्राइम है जैसे जब कश्मीर में शोहदे गुंडे आतंकवादी जो है हमला करते हैं सुरक्षा बलों के ऊपर और दिल्ली में बैठे उनके समर्थक बोलते हैं कि वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ठीक उसी प्रकार का मामला है जिसमें बुरहान वानी जैसे लोगों को, अफजल गुरु जैसे लोगों को शहीद बताया जाता है। ये ठीक उसी प्रकार का मामला है जिसमें रेडिकल जिहादी सोच वाले जो मुंबई पे आतंकी हमला करने वाले अजमल कसाब को मासूम बच्चा करार दिया जाता है। ये एक मोडस ऑपरेंडी है। इसके पीछे पैसा होता है, इसके पीछे ताकतें होती हैं जो इस प्रकार के काम हमेशा करती रही हैं। यानी ये कह सकते हैं कि एनजीओ शील्ड या इस तरह के लोगों का जो है ना शील्ड लेकर चलते हैं ये लोग। एनजीओ हैं, पत्रकार हैं, प्रोफेसर हैं, एलीट हैं, सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं जो इस तरीके के कवर प्रदान करते। पूरी की पूरी बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, यही होता आया है, यही होता आया है। अब साहब मुझे बात बताइए, एक बड़ा हीरो है जिसकी अभी नई फिल्म आई, अभी सुना है तीसरा निकाह कर रहा है। अब तीसरा निकाह कर रहा है, बच्चे पैदा हर निकाह से हो रहे हैं। अगर तुम सेक्युलर प्रिंसिपल्स में यकीन करते हो, अगर तुम किताबी धार्मिक मान्यताओं के बियॉन्ड जाकर के
ह्यूमैनिटी में यकीन करते हो, तो तुम्हारे सारे बच्चे मुस्लिम क्यों हैं? क्यों हिंदू हीरोइन और मुस्लिम हीरो से पैदा हुई संतति एक मुस्लिम आक्रांता के नाम पर पाली जाती है? ऐसा क्यों होता है? कभी वो बच्चे हिंदू भी तो हो सकते हैं। जब आपके घर में सारे धर्मों की पूजा होती है, तो आपके बच्चे हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करने वाले भी तो हो सकते थे। क्यों आप उनको ये धर्म को पालन करने की इजाजत नहीं देते? क्योंकि ये आप कवर अप करते हो। आप असल में कम्युनल जेंडर क्राइम ही कर रहे हो। आप पैसे वाले हो तो एक बड़े ग्लोरीफाइड मैनर में कर देते हो, और आपसे प्रभाव ये जो लाहौरी बॉलीवुड है, जो पाकिस्तान के पार्टीशन में हमको सौगात में मिला है, उसने जितनी तेजी से इस क्राइम को पसराया है, जितनी इस क्राइम के तरीके को जैसा फैलाया है, उसका उसका परिणाम है जो हम भुगत रहे हैं। आप कल्पना करिए ना, फिल्मों ने, मैं यहाँ फिल्मों का नाम जानबूझ के ले रहा हूँ और ये बताने के लिए ले रहा हूँ कि फिल्मों ने हीरो किसको बताया? किसको? जो जाली वाली बनियान पहन के सीटी बजा के लड़की को छेड़ता है, वो हीरो है? कैसे हो सकता है? एक वुमनाइजर हीरो कैसे हो सकता है? ईव टीजिंग करने वाला शोहदा हीरो कैसे हो सकता है? पर है। वो चीजें लड़कियों के, लड़कों के, बच्चों के दिमाग पे गलत असर डालती है। और जो मैं डोपामाइन की बात आपसे कर रहा था, आपको दिल्ली का मशहूर केस याद है जिसमें लड़की को काट के फ्रिज में रख दिया था और रोज उसकी अल्ताफ और श्रद्धा वाला यस यस एग्जैक्टली। मुझे मीडिया से ये मालूम चलता है कि जिस दौरान एक लड़की की कटी हुई लाश फ्रिज में रखी थी, उस दौरान वो एक दूसरी लड़की को भी डेट कर रहा था। वो दूसरी लड़की भी हिंदू थी, और वो दूसरी लड़की की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी, वो मनोविज्ञान की पढ़ाई कर रही थी, वो भी स्नातकोत्तर स्तर की। मनोविज्ञान की पढ़ाई में स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई करने वाली लड़की, साइकोलॉजी में मास्टर्स करने वाली लड़की, जब इस तरीके के अतिरेक की शिकार हो सकती है, इस तरीके के जाल में फंस सकती है, तो 15, 16, 17 साल की मासूम बच्चियां जिनको गैंग बना के, और इसमें एक और चीज है मॉडस ऑपरेंडाई में शामिल, अधिसंख्य मामलों में एक फीमेल क्राइम पार्टनर जरूर है। कभी वो खाला है, कभी वो आपा है, कभी वो टीचर है, कभी वो मोहल्ले की बड़ी भी है, लेकिन वो शामिल है, जो ये विश्वास दिलाती है कि तुमको तो ये करना है। और बड़े लड़कियां जब बताती हैं ना, विक्टिम्स, भाई एक लड़की को, इस प्रकार की जो विक्टिम थी, लड़के की बड़ी बहन ने जन्मदिन पे सलवार सूट गिफ्ट किया। वो लड़की कभी सूट नहीं पहनती थी, वो लड़की हमेशा वेस्टर्न क्लॉथ्स पहनती थी। उसने पूछा कि मुझे आपने सूट क्यों दिया? बोले आदत डाल लो। अब ये क्या तरीका होता है भाई, आदत डाल लो? आप बैक ऑफ द माइंड लड़की के दिमाग में सेट कर रहे हैं कि आदत डाल लो, यानी ये तुम्हारी परिणति है। एक दूसरे मामले में एक टीचर एक बिना मां की बच्ची को ये कह रही है कि तुम बहुत कमजोर हो, मैं तुम्हें दुआ पढ़ के दूध दूंगी तो तुम थोड़ी ताकतवर हो जाओगी, तुम्हारा विकास अच्छा हो जाएगा। एक तीसरे मामले में लड़की को बुर्का गिफ्ट किया और क्या कहा कि तुम मेरे साथ जब जाती हो तो कोई देख ना ले, इसलिए बुर्का पहन के चलो। आप आदत डाल रहे हो, आप बता रहे हो, आप हिजाब को ग्लोरीफाई कर रहे हो उनके सामने। और ये सारी लड़कियां वनरेबल हैं जिनके घर पे संवाद नहीं है। एज ग्रुप भी है कुछ पर्टिकुलर? अब मैंने आपको जैसे बताया कि मास्टर्स पढ़ने वाली लड़की भी वनरेबल थी और 8वीं क्लास की लड़की भी वनरेबल थी। केस टू केस बेसिस पर डिफर करता है, ये केस टू केस बेसिस पे डिफर करता है, और ये जरूरी नहीं है कि हर मामला एक जैसा हो, हर मामले में तरीका एक हो। लेकिन कोई भी राज्य
इससे बचा नहीं, और कोई भी क्लास। और कोई भी क्लास नहीं बचा, और मैं तो यहां तक कहूंगा कोई जिला नहीं बचा, और वो दिन दूर नहीं जब कोई गांव नहीं बचेगा। और अगर हम नहीं संभले तो कोई घर बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। आप ये बताइए जो कि अब अगर बचना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन प्रिकॉशन तो लिए जा सकते हैं। ये जो ब्रेन वॉश वाला मामला है, जो जबरदस्ती के मामले हैं वो तो सामने आ गए, जैसे भोपाल का मामला था या इंदौर का मामला था। एक होता है जिसे कहते हैं ना प्यार में अंधा करके और फिर पहचाना। कई ऐसे हमारे पास पांचजने की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। ब्रेन वॉश के जो मामले होते हैं उससे लड़की को कैसे बचाया जाता है, और क्या वो वाकई में सच में प्यार है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? देखिए, सबसे पहले तो परिवार होता है। जब 10 साल, 12 साल, 8 साल, 9 साल, 7 साल के बच्चों के साथ आप फिल्में लड़का लड़की कोई भी हो, ये फिल्में देखते हैं जब, तब उसको बताइए कि ये जो ये लड़का कर रहा है, ये सीटी बजा के पटाऊंगा, गाना गा के पटाऊंगा, ये गाने वल्गर हैं और ये सामाजिक बुराई है। हमको बच्चों को बताना पड़ेगा। अगर मेरा लड़का ये कर रहा है तो उसे बोलना पड़ेगा कि भाई ये लड़कों के करने का काम नहीं है, ये हीरोइक, ये अपराधियों का काम है। और लड़कों को लड़कियों के सामने ये बताइए कि ये अपराधियों का काम है। ये स्कूल्स में बताना होगा, ये घरों में बताना होगा, ये सामाजिक समारोहों में, सामाजिक गैदरिंग्स में बताना होगा। इसके लिए कोई क्लास नहीं होगी, इसके लिए कोई ट्यूशन नहीं होगी, इसके लिए कोई अलग दिन निर्धारित नहीं होगा। ये हमारी आदत होगी। लड़कियों को सम्मान देना और शोहदों को अपमानित करना, ये हमारी आदत में शुमार करना होगा, और ये हमारी संस्कृति का भाग है। हम उसे भूल गए। हमको उसकी तरफ वापस जाना होगा, और उसको वापस जाने के लिए हमको कोई दिया लालटेन वाले युग में नहीं जाना है। हमको केवल परिवार में संवाद शुरू करना है, घर में बात करना शुरू करना है, अच्छे और बुराई का अंतर बताना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, कानून कितने ही बना लीजिए जी, जब तक कुटुंब को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप इसको नहीं रोक सकते। कुटुंब की आपने बात की। अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्योंकि आप एनएचआरसी के सदस्य भी हैं, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। ये तो वो मामले हो गए जो सामने आ गए। कई ऐसी लड़कियां होती होंगी जो इस तरह के लव जिहाद में फंसती होंगी, लेकिन वो सामने नहीं आ सकती। 3 के बारे में तो अभी है जाना ना, आपने अच्छा ठीक है। तो ये जब बात होती है, हमने अजमेर केस सुना, 90 के दशक का वो केस था। आज तक उस मामले में हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक खुलासे, कितने गवाह पलटे, और अंत में 1 या 2 महिलाएं जो उस समय बच्ची थीं और बुजुर्ग हो चुकी हैं, और वो केस चलता गया। सामने आने में डर लगता है। बच्चियों के अंदर ये हिम्मत कैसे आएगी कि अगर वो इस तरह की किसी हरकत का शिकार हो रही हैं तो वो खुलकर सामने आए, समाज से लेकर कानून तक उनकी मदद करेगा? देखिए, एक बात तो ये समझ लीजिए कि भारत अकेला इसका विक्टिम नहीं है। जर्मनी में भी आप सोशल मीडिया रिपोर्ट्स देखेंगे तो पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम लाइन में लाखों लड़कियां गायब हुई हैं इस तरीके से। तो भारत, ये पूरे यूरोप की कहानी है, ये पूरे एशिया की कहानी है, ये हर जगह की कहानी है। अब बच्चियां सामने आए, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उनको घर में ये विश्वास होना चाहिए कि उनको उनके साथ फिर बुरा नहीं होगा। सारा झंझट ही विश्वास का है। उसे घर से ज्यादा विश्वास किसी दूसरे पे हो जा रहा है। आप मेरी बात को समझने बिल्कुल की सही कोशिश बात है। करिए हाँ। कि जो विश्वास परिवार पे होना चाहिए वो परिवार से ज्यादा कोई और दिला दे रहा है। एक गैप हो रहा है। तो हमको केवल ही विश्वास ही दिलाना पड़ेगा कि कोई तुमसे कुछ नहीं कहने वाला, तुम विक्टिम हो। मैं तो अभी भोपाल का आपको केस बता रहा हूं जहां लड़कियों ने सामने आने से मना कर दिया, और इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार समाज है। जो लड़कियां सामने आती हैं, समाज उनको पॉइंट आउट करके बताने लगता है। तो समाज में खास तौर पे जो जो समाज के भीतर जो बुराई है वो इस बात की है कि उन लड़कियों को अलग निगाह से देखा जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आज तक जो भी लड़कियां सामने आई हैं, उन लड़कियों को समाज को सम्मानित दृष्टि से देखना चाहिए। एक चीज जो हम गलत कर रहे हैं,
जब जब ये मामले सामने आते हैं तो कई संगठन धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। वो ज़रूरी होता है, नहीं तो एफआईआर ही नहीं होंगी। वो ज़रूरी होता है, नहीं तो अपराधियों को सज़ा ही नहीं होगी। लेकिन इस एक्टिविज़्म को थोड़ा आगे बढ़ाइए। मैं पांचजन्य के माध्यम से समाज के सभी संगठनों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस एक्टिविज्म को आगे बढ़ाइए। इस एक्टिविज्म को वहां तक ले जाइए जहां परिवारों को ये एहसास हो कि आप उसके साथ खड़े हैं। और वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक मामले में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक मामले में एक बच्ची सामने आई, उसने कंप्लेंट की। उसके पिता के पास कुछ खाने पीने का सामान बेचने का काम करते हैं, लेकिन खुद की रेहड़ी भी नहीं थी, साइकिल पे बेचते थे। आप उस विपन्न परिस्थिति का अंदाजा लगा सकते हो कि उस परिस्थिति वाली लड़की से आप ये अपेक्षा कर रहे हो कि वो पूरा ट्रायल फेस करे, पूरा मुकदमा लड़े। क्या संभव है? आर्थिक मजबूरियां मनुष्य को तोड़ के रख देती हैं। समाज में ये बात मैंने की और मैं धन्यवाद करता हूं वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं का। उन्होंने तत्काल जिस दुकान का किराया, पगड़ी, एडवांस राशि 5-7 लाख होनी चाहिए, फ्री ऑफ एनी डिपॉजिट उस परिवार को दे दी। ये समाज ने आगे आके किया। नाम मात्र किराए पे दी कि भाई तुम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगे तो इन लोगों से लड़ोगे कैसे। एक अन्य मामले में ऐसी 2 विक्टिम लड़कियों के बारे में जब मैंने एक सामाजिक संगठन को बताया तो सामाजिक संगठन ने 2 बच्चियों को तत्काल बिना रिज्यूम बुलाए जॉब दे दी, तत्काल जॉब दी। तो ये एक तरीका है। आपको सबसे पहले उन परिवारों को 2 तरीके से मजबूत करना है। उनकी कानूनी लड़ाई के लिए पैसा पहुंचाना है, वो बेहद जरूरी है। एक मामले में ऐसा हुआ कि लड़की बोल सुन नहीं सकती थी और माता पिता नहीं थे, रिश्तेदारों के घर रहती थी। लड़की के एक भाई की उम्र 19 साल थी, लड़की 17 साल की, एक छोटी बहन 13 साल की। रेप करने वाला पड़ोसी, गांव का रसूखदार, और इतना रसूखदार कि जब वो रेप कर रहा था उस आदमी के घर की औरतों ने बाहर से दरवाजे की सांकल लगा दी थी। अब हम अपेक्षा कर रहे हैं कि ये गूंगी बहरी लड़की जा करके मुकदमा लड़ेगी और अंधे कानून से न्याय प्राप्त करेगी। उस लड़की को अपने भाई बहन के साथ उस गांव से रिलोकेट कहीं और करना पड़ेगा। 19 साल के लड़के के कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको रोजगार देना पड़ेगा। उस परिवार को पैसा दीजिए, उसको सशक्त करिए। तो ये एक्टिविज्म अब वहां तक जाना चाहिए जब तक हम एक एक विक्टिम के अकाउंट में उतना पैसा डाल दें जिससे मुकदमा लड़ सके। और जो लोग इस सारे मामले को, लव जिहाद को इस्लामोफोबिक बता के पूरे दुनिया में बदनाम भारत को कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहें? वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इधर विक्टिम्स के रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा नहीं होता, लेकिन एक्यूज्ड के लिए महंगे से महंगे वकील आते हैं इस पैसे से। ये इस्लामोफोबिया बता के जो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, उस पैसे से महंगे वकील जाके इनका मुकदमा लड़ते हैं। मैं राजस्थान का एक केस बता रहा हूं, लोकल वकीलों ने मुकदमा लड़ने से मना कर दिया, जयपुर से महंगा वकील आ गया। तो हमको वहां तक ले जाना पड़ेगा कि इनके पास वकील करने पैसे नहीं होते विक्टिम्स के पास। इन विक्टिम्स के पास, आप सोचिए, पेशी करने जाना एक हेक्टिक प्रोसेस है। पैसा चाहिए, लड़ाई पैसे से होगी। पैसे की मदद करिए, आर्थिक रूप से सक्षम करिए, प्रॉपर लीगल एड दीजिए और सरकार से सब कुछ अपेक्षा करने के बजाय सरकार के सहयोगी बनिए, तब जाके आप लड़ पाएंगे। निश्चित तौर पे आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, विशेष तौर से जब हम मैं एक आखिरी बात और कहना चाहूंगा। जब इस्लामोफोबिया की बात होती है तो ये सारे नैरेटिव बिल्ड, अच्छा, भारत में एक नई प्रकार की समस्या है। भारत की आबादी का अधिसंख्य भाग खुद नैरेटिव बिल्डअप करने में लगा हुआ है। भाई जो वकील है
उसको कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, जो डॉक्टर है उसको मेडिकल एड देना चाहिए, जो इंजीनियर है उसे अपना काम करना चाहिए। हम सब नैरेटिव बिल्डअप करने में लगे और जैसे ही ऐसा केस आता है हम टूट पड़ते हैं नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए, और सामने वाला आपको इस्लामोफोबिक बता के जो है आधी जंग जीत चुका होता है। यहाँ पे मेरा निवेदन इस बात का है, विक्टिम का नाम कभी डिस्क्लोज मत करिए, लेकिन पूरी दुनिया को दुनिया के जान सकने लायक भाषा में बताइए कि 14 साल की 15 साल की बिना माँ की बिना बाप की लड़की को मल्टीपल टाइम रेप किया, 19 साल की 20 साल की कॉलेज जाने वाली लड़की को 3-4 लोगों ने मल्टीपल टाइम ब्लैकमेल करके रेप किया, 22 साल की 24 साल की लड़की का धर्म केवल इसलिए परिवर्तित करवा दिया गया क्योंकि उसे किसी से प्रेम हो गया था। एक आदमी से प्रेम के पीछे 5-6 लोगों का परिवार और अपनी धार्मिक आस्था छोड़ने पर उसको मजबूर कर दिया गया। ये कहानियां लोगों को बताइए, तब आप इस काउंटर नैरेटिव से बच पाएंगे। और सबसे पहली बात कि इस चीज को स्वीकार करिए कि लव जिहाद होता है, जैसे यूके ने स्वीकार किया ग्रूमिंग गैंग होता है। जब तक आप सच स्वीकार नहीं करेंगे, बीमारी नहीं जानेंगे, तो उसका इलाज कैसे करेंगे? यूके में देर से जागे, लेकिन भारत में लोग जाग चुके हैं। थोड़ी आलोचना होती है, लेकिन समाज को बचाए रखने के लिए कई चीजें जरूरी भी होती हैं। आज प्रियांक जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। प्रियांक जी, आप 5 जने में आए, आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।